नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायपुर में एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दिया बड़ा बयान। धान पर 117 रुपए की बढ़ोतरी की कही बात। अन्य उपजों पर भी की गई बढ़ोतरी की जानकारी। एमएसपी को लेकर कांग्रेस ने दिए बयान पर बोले मंत्री रामविचार नेताम। कहा, कांग्रेस के पास बोलने के लिए नहीं है कोई विषय, जनता के बरगलाने का काम कर रही कांग्रेस। जांजगीर में पीएम आवास योजना से नरेश कुमार के जीवन में आया बदलाव। पीएम आवास योजना के तहत बना घर, 90 दिन का मिला रोजगार। कोडा गांव से सिकल सेल जागरूकता अभियान आयोजित। जागरूकता प्रचार वाहन को किया गया रवाना। पॉजिटिव मरीजों का चल रहा उपचार। और जांजगीर में स्थानीय शिकायत समिति की बैठक। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को लेकर चर्चा। प्रार्थियों के शिकायत आवेदन पत्र का किया गया अवलोकन। और चलिए खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल यानी कि 21 जून में जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्य स्तर पर भी आयोजन हुआ है। सभी मंत्रीगण अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी स्थान स्थान पर कल योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया है। राज्य सरकार ने भी सभी जिलों में और कई विभागों ने उप संभागों में नीचे स्तर पर भी अलग अलग प्रकार के आयोजन निर्धारित किया है और निश्चित रूप से योग जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है ये हम सबको पता है और सभी हमारे सम्माननीय मंत्रीगण अलग अलग जिलों के कार्यक्रम में रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मैं स्वयं कल कोरबा में रहने वाला हूं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों में अलग प्रकार का आयोजन निर्धारित किया है और कुल मिलाकर कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से। तो वहीं केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी में वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ में क्या मूल्य वृद्धि होगी, इस पर अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार ने 3100 रुपए में धान खरीदने का वादा किया है। केंद्र सरकार तरक्की की और बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। केंद्र सरकार का निर्णय किसानों के हित में है। खाद बीज की आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को सही बीज खाद्य पर्याप्त मात्रा में मिले और इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और इसी के साथ धान के एमएसपी के मामले पर कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। राज्य सरकार ने 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया है, उस पर हमने धान खरीदा है और केंद्र सरकार लगातार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि की रही है। केंद्र सरकार का निर्णय निश्चित रूप से किसानों के हित में है। तो वहीं गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के संपर्क प्रमुख संतोष शर्मा धर्मशाला पहुंचे। उन्होंने यहां पर भोजशाला की और भूमि को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। शर्मा भोजशाला के बाद यहां के अखंड ज्योति मंदिर पर जहां पर अखंड ज्योति के दर्शन लाभ लिए। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यहां पर भोजशाला में माता वाद्य देवी की स्थापना होगी। साथ ही बसंत पंचमी पर सभी वर्गों के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1950 का सर्वे चल रहा है। हमने तो पहले से ही कह दिया था कि भोजशाला सनातन धर्मियों की है और इसी के साथ इस पर अभ्यर्थियों ने कब्जा कर रखा था।
माँ वागेश्वरी की नगरी है। 84 चौराहों वाला धार, 84 स्तंभों वाली भोजशाला और 84 यंत्र जहां से निकले हैं वो स्थान धार, उस भूमि को प्रणाम करता हूं। धार आया था, माँ वागेश्वरी को प्रणाम किया है, उस धरती पर नमन किया है और प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द सनातन की माँ, सनातन का गौरव, सनातन की रक्षक माँ वागेश्वरी की तत्काल स्थापना हो। सर्वेक्षण चल रहा है, अच्छी बात है। 1950 के बाद के कानून का सर्वेक्षण चल रहा है, सनातन के कानून का सर्वेक्षण नहीं चल रहा है। सनातन ने तो पहले भी कहा था कि माँ वागेश्वरी देवी की भोजशाला है, राजा भोज की भोजशाला है। ये किसी गैर समाज की भूमि नहीं है, ये राजा भोज की भूमि है, राजा भोज की धरती है जहां भोजशाला का निर्माण हुआ है। तक्षशिला जो थी पाठशाला, उसी की तर्ज पर राजा भोज ने यहाँ भोजशाला का निर्माण कराया था, पाठशाला के रूप में मां सरस्वती की स्थापना की थी। विधर्मियों ने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण करके अवैध कब्जा किया और मुझे यहाँ पर 2 मस्जिदों के ताबूत दिख रहे हैं जो मां वागेश्वरी की भूमि में है और वो धार में है। ये कब्जा है, ये अतिक्रमण है। यहाँ मुझे नहीं लगता किसी सर्वेक्षण की आवश्यकता थी, किंतु 1950 के बाद का जो कानून है उसने यदि सर्वेक्षण किया है तो हमने सनातनियों ने उसे मान्य किया है, स्वीकार किया है और आज सनातन शांत है और देख रहा है कि मां वागेश्वरी की स्थापना जल्द से जल्द किस प्रकार हो और कैसे 1950 के बाद का जो कानून है वो मां वागेश्वरी को स्थापित यहाँ करवाता है। किंतु आज मन पूर्ण रूप से चिंतित है इस विषय को लेकर कि आज सर्वेक्षण कराना पड़ रहा है सनातन की जो जगह है उन पर, सनातन के मंदिरों पर। अरे पूरे विश्व में आप देखिए सनातन का गौरव कि मुस्लिम राष्ट्र के लोग भी राम मंदिर बना रहे हैं और ऐसी जो वहां की जमीन है उसको इस प्रकार से लीज पर दे रहे हैं कि जब तक सूरज उगेगा, जब तक सूरज ढलेगा, जब तक प्रभु श्री राम के चरणों में ये जमीन नौछावर है, वो उसी समाज के हैं, वो वास्तविक है। उनको मार मार के मुसलमान नहीं बनाया गया है, वो वास्तविक मुसलमान है जो सनातन को स्वीकार करके प्रभु श्री राम को उसके इस्लामिक देश में बिठा रहा है। किंतु आज दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ पर सनातनी सोच, सनातनी संस्कृति और मां वागेश्वरी की स्थापना थी, उसे हटाकर यहाँ पर वो लोग दरगाह बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं जिन्हें पूर्व में मार मार के मुसलमान बनाया गया मुगलों ने, और वो उनके पूर्वज खुद सनातनी थे। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है, कई लोग घर वापसी कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि वो स्वयं सनातनी थे। तो आज दुर्भाग्य है भारत का कि सनातन की धरती पर सनातन की परीक्षा हो रही है। किंतु ये परीक्षा जो है रघुनंदन का युग है, रघुनंदन की स्थापना हुई है। मैं पूर्व में भी आया था धार, रघुनंदन की स्थापना हुई है और निश्चित तौर पर मां वागेश्वरी की यहाँ पर स्थापना होगी और बसंत उत्सव धार जो है सभी वर्गों के साथ यहाँ पर मनाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को प्रणाम करता हूँ। आपका नाम? संतोष शर्मा, संपर्क प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद धर्म। तो वहीं केंद्र सरकार के द्वारा धान के एमएसपी की बढ़ोतरी पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल की शुरुआत किसानों के हित में फैसला लेते हुए हुआ है। समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। तो वहीं 117 रुपए की बढ़ोतरी धान पर किया गया है। इसके साथ ही साथ अन्य उपजों पर भी बढ़ोतरी किया गया है और कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को धान का भुगतान कर रहे हैं। तो वही भुगतान यथावत रहेगा और प्रदेश सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त भार पड़ता था उससे राहत मिलेगी। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाहते होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसपी घोषणा किया गया है उसमें छत्तीसगढ़ का क्या है। मैं समझता हूँ कि यही विषय होगा जाएगा। तो हम सबको एक गर्व होना चाहिए, प्रसन्नता की बात है कि माननीय हमारे
केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरे कार्यकाल का शुरुआत में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य को बढ़ाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, साथ ही साथ हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ। इसके तहत 117 रुपये की बढ़ोतरी धानों पे किया गया है। इसके साथ साथ बाकी जो उपज है उसमें भी काफी वृद्धि किया गया है और डिटेल जानकारी तो आपके पास होगा ही, और अलग से चाहिए तो मैं भी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन ये सब जो है देखते हुए निश्चित ही प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक जब देश अपना आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो इसमें हमारा देश की तरक्की किसानों के बगैर संभव नहीं है। इसलिए किसानों को जो बेहतर सुविधा दिया जा सकता है, सपोर्ट प्राइस अधिक से अधिक उनको मिले, टेक्निकल सपोर्ट भी मिले और कृषि में यंत्रीकरण का भी काफी अब उपयोग जो है बढ़ा है। इसमें भी भारत सरकार के द्वारा काफी सहायता दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा अवसर है कि हमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम किसानों को धान का भुगतान कर रहे हैं। अब वो भुगतान तो यथावत रहेगा 3100 के हिसाब से। इतना जरूर है कि प्रदेश सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त भार जो पड़ता था उससे थोड़ा कम अब पड़ेगा। 117 रुपये की हमें। तो वही कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार की एमएसपी बढ़ाने को लेकर बयान पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया और कहा, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं है, ना किसान कांग्रेस की बात सुनने वाले हैं। कांग्रेस ने किसानों को ठगा है, कांग्रेस केवल बरगलाने का काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस वाले क्या कहें, किसानों के बारे में क्या, उनके बोलने के लिए कोई विषय ही नहीं है और किसान कांग्रेस की बात को सुनने वाले हैं। इस प्रकार से कांग्रेस ने ठगा है, छला है, तो फिर वही बात कर रहे हैं। अब उनके पास हम जाएं कि भाई 1 लाख रुपया वाला आवेदन लेकर के तमाम सारे माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपया को वादा किए हैं कि 1 लाख रुपया हम देंगे। ये तो कहने के लिए कांग्रेस वाले तो सिर्फ बरगलाने के काम करते हैं और मैं समझता हूं कि उनकी बात पे कोई आने वाला नहीं। कांग्रेस द्वारा गठित टीम की समीक्षा के बाद कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की संभावनाओं को लेकर कृषि मंत्री रामविचार ने कहा, ये प्रश्न तो कांग्रेस बताएगी अच्छे से। कांग्रेस ने सभी से निपटते हुए उनके यहां पर लोग ताश के पत्ते की तरह बदलते रहते, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, कांग्रेस वाले क्या कहें, किसानों के बारे में क्या, उनके बोलने के लिए कोई विषय ही नहीं है और किसान कांग्रेस की बात को सुनने वाले हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने ठगा है, छला है, तो फिर वही बात कर रहे हैं। अब उनके पास हम जाएं कि भाई 1 लाख रुपया वाला
आवेदन लेकर के तमाम सारे माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपया को वादा किए हैं कि 1 लाख रुपया हम देंगे। ये तो कहने के लिए कांग्रेस वाले तो सिर्फ बरगलाने के काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी बात पे कोई। तो वहीं रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उपचुनाव की चर्चा तेज हो गई है, जिसे लेकर कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता हैं। रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जगह उनके चाहने वाले लोग बृजमोहन की प्रतिष्ठा के विधानसभा के साथ जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठा समझ के भारी मतों से जिताया है। बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और बहुत ही जमीनी नेता हैं। रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश में सभी जगह उनको चाहने वाले लोग। तो माननीय बृजमोहन जी का भी प्रतिष्ठा इस विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी यहाँ के लोगों ने अपने प्रतिष्ठा समझ करके उनको भारी मतों से जिता के भेजा है। और देश में जो निर्वाचन हुए हैं उसमें टॉप 10 में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अपना स्थान बनाए हैं। तो यहाँ की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका दुलार सब मिला है। और मैं समझता हूं कि जो भी प्रत्याशी होगा उनको भी आशीर्वाद प्यार मिलेगा। तो वह बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव संभावित है। इसे लेकर के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी का विरोध अधिकार है और उसके तहत वो जिसे चाहे मंत्री बनाएंगे। नए भी आगे चलकर पुराने होते हैं, नए को अवसर मिलेगा तभी तो वो सीनियर बनेंगे। बहुत सारे नए सदस्य भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और आगे चलकर नए पुराने का मिश्रण रहेगा और सरकार सबके साथ मिलकर काम करेगी। पार्टी का हमारा एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी का एक सदस्य होगा और हमारा संगठन का काम है। संगठन जिनको पार्टी के टिकट दे दे वो हमारा प्रत्याशी होगा। और जहां तक मंत्रिमंडल की बात है तो मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उसके तहत जिस किसी को बना देंगे वही। तो वहीं कबीरधाम जिले के विधायक और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है, जिसमें 2 कारों की आपस में भिड़ंत होने की घटना को देखते हुए उन्होंने अपने काफिले को रोककर घायलों को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही अच्छे इलाज के लिए डॉक्टर को फोन के माध्यम से दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि देर रात सिमगा और बेमेत्रा रोड के बीच 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। तो वहीं कबीरधाम जिले में पहली बार वाहन चालक को प्रमोशन की हरी झंडी मिली है। जी हां, जानकारी के मुताबिक पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार पदोन्नति के लिए जारी योग्यता सूची वर्ष 2024 में जिला पुलिस कबीरधाम के 2 आरक्षक चालक पद पर पदोन्नति हुए हैं, जिन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नवीन वाहन और पदोन्नत आरक्षकों के परिजनों के समक्ष पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा एक कंधे में फित्ती लगाकर जो है प्रधान आरक्षक चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान किया गया और साथ ही पदोन्नत प्रधान आरक्षकों को स्वयं अपने हाथों से पुलिस कप्तान द्वारा मुंह मिठाकर पदोन्नति के लिए बधाई देकर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई।
तो वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन कांग्रेस राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने जा रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा और जिस पर तंज कसते हुए कृषि मंत्री राम विचार ने कहा कि उनको कदम ताल करना जरूरी है, उनके सेहत के लिए आवश्यक है और इसी के साथ लोकसभा में उनका खाता खुल गया, वरना जो स्थिति थी लगता था कि छत्तीसगढ़ में उनका खाता भी नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि जनता के साथ जुड़ाव चाहते हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। अब उनको कदम ताल करना जरूरी है, सेहत के लिए उनके लिए फायदेमंद होगा, जरूरी है। कुछ न कुछ तो दिखना चाहिए ना। अरे भाई इतना जल्दी सब, मैं तो हैरान हूं। लोकसभा में इनका कैसे तो एक खाता खुल गया, वरना जो स्थिति थी प्रदेश में उसके तहत लग रहा था कि इनका खाता होता खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी कुछ भी कर लें, फिलहाल अभी इन्हें 5 साल आराम भी करना चाहिए और जनता के साथ अगर जुड़ के रहना चाहते हैं तो जो रचनात्मक विपक्ष की। तो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम और कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा की। उनके द्वारा हर विभाग के अधिकारियों की बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां विशेष तौर पर 21 जून को होने वाले योग दिवस की कड़ाई से तैयारी करने के जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने जिले में बिजली की हो रही निरंतर समस्या और लोगों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और साथ ही विजय शर्मा ने अधिकारियों को समझाइश देते हुए कहा कि जिले में किसी भी तरह की समस्या जनता को होती है तो प्रमुख रूप से उसका निराकरण तात्कालिक तौर पर किया जाए। तो वहीं विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माकड़ी के विभिन्न ग्रामों में सिकल सेल एनीमिया जागरूकता के लिए प्रचार वाहन किया गया। इसी के साथ विकासखंड चिकित्सा अधिकारी देवेश परत ने रवाना किया। एनीमिया जागरूकता के तहत जांच भी तेज कर दी गई है। विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मरीजों की जांच कर उन्हें विवाह के पूर्व सिकल सेल जांच करने की सूचना दी गई और वहीं जागरूकता अभियान के दौरान बताया गया कि सिकल सेल एनीमिया से खून की कमी, थकावट और सांस फूलना, पेट में सूजन, सिर दर्द और तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर सिकल सेल जांच अवश्य कराएं। तो वही पॉजिटिव पाए गए तो मरीजों को उपचार किया जा रहा है। तो वहीं सरगुजा पुलिस ने नवापारा स्थित 2 सोने मकानों से चोरी के मामले में 2 शातिर अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना गांधीनगर और विशेष पुलिस के सतत प्रयास से इस मामले का खुलासा किया गया और पुलिस आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करने में जुट गई है। आपको बता दें, संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल और आसपास के लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया गया, जिसमें घटना के दौरान प्रयोक्ता किए गए वाहन से आरोपियों के संबंध में सुराग मिले, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई। तो वहीं आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के गहने और 4,000 रुपए नगद और घटना के दौरान प्रयुक्त कार बरामद किया गया। दिनांक 24 अप्रैल 2024 को थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि नवापारा में एक मकान में, सोने मकान में चोरी हुई है। जब जाके तस्दीकी की गई तो पता चला कि 2 मकान जो एक दूसरे से सटे हुए थे उसमें उनमें चोरी हुई थी। आसपास के एरिया का जब सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया तो उसमें पाया गया कि 22 से 23 अप्रैल के बीच की दरमियानी रात को एक मारुति जैन गाड़ी की सस्पिशियस मूवमेंट हुई थी और उसी रात को ये चोरी हुई थी। जब गाड़ी को ट्रैक डाउन किया गया तो उसके मालिक से पता चला कि एक व्यक्ति को उसने गाड़ी 22 से 23 अप्रैल की रात को दी थी चलाने के लिए। उसके बाद और पतासाजी और टेक्निकल इनपुट प्राप्त किया गया। उससे पता चला कि एक साकिर और दूसरा सैफ, ये 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें और ज़्यादा डीप जाने पे हमें साकिर मिला। हमने उसको कोतमा से अरेस्ट किया और उससे पूछताछ के दौरान उसने कुछ भी बताने से इनकार किया और उसने सारा जो है ब्लेम सैफ पे डाल दिया, जिसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। हमने साकिर को जुडिशियल रिमांड में भेज दिया। उसके बाद हमने पुणे से काफ़ी लंबी पतासाजी के बाद सैफ को भी उठाया
और उसके बाद उससे पूछताछ की तो उसने भी जो है सारा ब्लेम साकिब पर डाल दिया, इसलिए हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग की जरूरत पड़ी। हमने से इसके लिए जुडिशियल परमिशन ली और जेल। तो वही ग्राम पंचायत बक्सरा में नरेश गुप्ता कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं और जैसे तैसे अपने जीवन का भरण पोषण करते रहे हैं। नरेश कुमार बताते हैं कि वो पत्नी और बच्चे के साथ एक जर्जर मिट्टी के मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन नरेश को भरोसा था अपने आप पर और प्रधानमंत्री आवास योजना पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्ष 2011 के स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम शामिल होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना से नरेश को 1,20,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई और उनके बैंक खाते में किस्तों के रूप में राशि आवंटित की गई, जिसके पश्चात धीरे धीरे नरेश कुमार का कच्चा मकान पक्का बनने लगा। और नरेश कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मनरेगा योजना के द्वारा 90 दिवस का रोजगार भी मिला है और इसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा और सिलेंडर प्राप्त हुआ है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनके घर में शौचालय का निर्माण भी हुआ है और इस तरह से उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।